हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा बीच में वीडियो बंद हो गई थी, सॉरी। तो नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं अब। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो माउथ हो गया था, माउथ में आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर फेरिंग्स जो कॉमन पाथवे था, उसके बाद ईसोफेगस, फूड पाइप, उसके बाद ये आपको दिख रहा है आपका स्टमक जो जे शेप ऑर्गन है बेटा, ठीक है। इसके पार्ट हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट है आपका ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। फिर ये ड्यूडेनम आगे कंटिन्यूस हो रहा है जेजुनम और इलियम। देख लो बेटा, क्योंकि हाथ कहीं जा रहा है, क्योंकि पेज उड़ रहे हैं। जेजुनम कहाँ जा रहा है मेरा हाथ? हाँ, जेजुनम इलियम, ठीक है। फिर ये जो इसके चारों तरफ है, ये मोटी मोटी जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले वाला ये है सीकम, फिर आपका कोलन और लास्ट में आपका रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। ये जो आपका कोलन है, कोलन भी देखो ये 3-4 टाइप का होता है। सबसे पहले असेंडिंग कोलन जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, है ना। फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर आपका डिसेंडिंग कोलन और लास्ट में सिग्मोइड कोलन। 4 पार्ट हैं कोलन के ही, ठीक है। लास्ट में रेक्टम जहाँ पे स्टोर होगा, जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाएगा ना बेटा, जो वेस्ट होगा वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और फिर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जब आपका फूड इलियम से सीकम में जा रहा है, वहाँ पे एक वाल होती है, उसको बोलते हैं इलियोसीकल वाल। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखना है बेटा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद जो सीकम है ये कहाँ पे खुलता है, मतलब यहाँ ऐसे क्या जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये आपकी बॉडी का वेस्टिजियल पार्ट है। पहले ये आपके इंटेस्टाइन का पार्ट होता था, ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, वेस्टिजियल पार्ट है, हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये बेटा आपका लीवर है, दिख रहा है आपको, ये लीवर, इसको बाद में भी डिस्कस करा दूँगी वैसे मैं। ये गोल ब्लैडर है, ये आपकी हेपेटिक डक्ट्स हैं। फिर ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज की और जो लीवर की डक्ट आएंगी वो दोनों एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, इसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। वो भी आपको बाद में करा दूंगी। ईसोफेगस से स्टमक में जब खाना जाएगा, वहाँ पे एक स्फिंक्टर है, उसको बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इस तरह से याद रखो, स्टमक, गैस्ट्रो और ईसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर, उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और जब खाना ड्यूडेनम में जाएगा स्टमक से निकल के, वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ऐसे नहीं कि खाना ऐसे ही कहीं पे ट्रैवल कर रहा है, बीच बीच में बेटा रुकावटें भी हैं कि खाना स्टमक में आ गया था, वापस ना जाए, इसलिए क्या है, कार्डिक स्फिंक्टर है। इसी तरह से स्टमक में वापस ना आ जाए तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। माउथ को हम 2 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं बेटा। एक तो आपका वेस्टिब्यूल, ठीक है, जो स्पेस है बेटा आपका चिक्स और टीथ के बीच में, ठीक है। आपकी गाल है ना जो अंदर की साइड वाले, अंदर वाले और टीथ के बीच में जो स्पेस है, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। और ओरल कैविटी प्रॉपर, मतलब जो हमारे दांतों का अंदर, मतलब दांतों के पीछे जो जितना भी रीजन है बेटा, मतलब ट्रूली जो ओरल कैविटी है, बड़ी सी जगह जो है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं आपकी। हाँ, एक और बात, यहाँ पे तो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में, लेकिन जो उसकी डक्ट है बेटा, वो स्लाइवरी ग्लैंड मतलब ओरल कैविटी प्रॉपर में आके खुलती हैं। पैलेट वाला पार्ट है, आपको पता ही है, देखो एक होता है हमारा हार्ड पैलेट, आप टच करके देखना, ऊपर तलवा जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे एक तो आपका हार्ड पैलेट होता है, एक आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बोन से सपोर्ट मिल रहा है, और ये सॉफ्ट क्योंकि यहाँ पे बोन का सपोर्ट नहीं है। फिर पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे सॉफ्ट पैलेट में ही, तो वहाँ पे एक यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। मिरर के सामने खड़े होकर देखना, पूरा मुंह खोल के, उसको बोलते हैं यूविला। क्या बोलते हैं बेटा? यूविला। और यही क्या करता है बेटा, जब आप स्वेलोइंग कर रहे होते हो फूड को, तो जो आपकी इंटरनल नेरिस है ना बेटा, जो आपका नेजोफेरिंग्स एक तरह से, उसको बंद करते हैं ताकि आपका खाना नाक के थ्रू बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूविला क्या है, कि यू शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके इंटरनल नेरिस को, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को बंद करता है ताकि आपका खाना नाक के थ्रू बाहर ना आ जाए स्वेलोइंग के टाइम पे। उसके बाद टंग हो गया था। फेरिंग्स को हम 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी जहाँ पे खत्म हो रही है ना, उसको ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं। लैरिंजोफेरिंग्स लैरिंग्स वाले पार्ट में जो है, और उसके बाद नेजोफेरिंग्स जो ऊपर नेजल कैविटी की तरफ जो है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस, आपको पता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ईसोफेगस है बॉडी के कौन से पार्ट में है, डोर्सल पार्ट में या वेंट्रल पार्ट में। तो ध्यान रखना है डोर्सल वाले पार्ट में है, आगे की तरफ। वेंट्रल पार्ट में तो आपका क्या होता है, विंड पाइप होता है, ठीक है। और थोड़ा पीछे की तरफ मतलब डोर्सल साइड, क्योंकि डोर्सल अगर आप लेटते हो ना बेटा ऐसे बेड पे, तो जो पीछे वाला मतलब कमर वाला जो रीजन होता है उसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं, और नीचे जो टमी वाला है, चेस्ट वाला रीजन, उसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या है बेटा, रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की आपकी ईसोफेगस के अंदर। और इसी के अंदर हमारा जो बोलस है, मतलब कि खाना था, जो आपने खाना खाया था ना बेटा, उसके अंदर आपका म्यूकस वगैरह, सलाइवा वगैरह मिल के बोलस बन जाता है, और वो बोलस फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही आपका खाना हमेशा ईसोफेगस से स्टमक की तरफ ही जाता है। अगर आप उल्टा करके भी खाना खाओगे ना, मतलब सिर
नीचे करके पैर ऊपर करके खाना खाओगे तब भी आपका खाना स्टमक की तरफ ही जाएगा बिकॉज ऑफ दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। स्टमक की बात करेंगे, स्टमक जे शेप मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। 3 काम करता है बेसिकली स्टमक आपका, स्टोर भी करेगा फूड को, मैकेनिकल चर्निंग करेगा फूड की और पार्शियल डाइजेशन भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसको बोलते हैं बेटा फंडस। ठीक है, फंडस वाला पार्ट जहाँ पे फूड स्टोर होता है। फिर है कार्डियक वाला फूड, ईसोफेगस जिसके अंदर ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। उसके बाद सबसे बड़ा वाला पार्ट उसको बोलते हैं बॉडी जहाँ पे डाइजेशन होगा। और पाइलोरिक पार्ट मतलब पाइलोरिक पार्ट जहाँ पे आपका देखो ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाएगा, वो लास्ट वाला जो पार्ट है पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। और यहीं पे बेटा जी सेल प्रेजेंट होते हैं। देखो वैसे रेगुलेशन में अलग से नहीं करा रही लेकिन यहाँ बीच बीच में आपको बताती जाऊँगी कि कहाँ कहाँ पे रेगुलेशन होता है। तो देखो पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है बेटा, जी सेल प्रेजेंट है जहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है बेटा, जो भी सिक्रीशन यहाँ पे होंगे ना स्टमक के अंदर उनको रेगुलेट करेगा कि किस टाइम पे कितना सिक्रीशन होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है ये गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है बेटा, पाइलोरिक वाले पार्ट में जी सेल्स प्रेजेंट है जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है कि आप बोलोगे स्टोर कहाँ पे होगा, बोलो स्टमक में होगा, लेकिन कौन से पार्ट में, बॉडी में नहीं होगा, कार्डियक में नहीं होगा, फंडस वाले पार्ट में स्टोर होगा। कार्डियक वाले पार्ट में आके खुल रहा है उसका ओपनिंग ईसोफेगस का, बॉडी वाले पार्ट में डाइजेशन होगा और पाइलोरिक पार्ट में क्या हो रहा है उसका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। उसके बाद गैस्ट्रिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक में। और कहाँ पे होगा, म्यूकोसल फोल्ड जो होंगे। देखो आपको म्यूकोसा का स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको पहले। ये जो है बेटा आपका गट का टीएस काट के आपको दिखा रखा है। देखो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है बेटा सेरोसा होती है। ठीक है, फिर अंदर जो मस्कुलरिस वाली लेयर है, देखो अंदर जो मस्कुलरिस वाली लेयर है उसके 2 पार्ट हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि बेटा देखो आपको गोल गोल क्यों दिख रहा है, आपने टीएस काटा हुआ है। आप किसी चीज़ का ऐसे टीएस काटोगे, देखो मेरा ये पेन है इसका मैं टीएस काटूंगी, कहाँ गया, इसका मैं टीएस काट रही हूँ तो मुझे ऊपर से तो गोल गोल ही दिखेगा ना बेटा ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ का ऐसे काट रही हूँ एलएस काट रही हूँ तब मुझे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल दिखेगा। तो ये गोल गोल जो हमने बना रखे हैं बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल है एक्चुअल में। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं और इनर क्या है, सर्कुलर हैं। ठीक है, ये सर्कुलर होंगी तभी तो हमें इस तरह से दिख रही हैं। कोई चीज़ सर्कुलर है बेटा, क्या दिखाऊँ सर्कुलर, इमेजिन कर लो कोई चीज़ सर्कुलर को काटोगे तो आपको इस तरह से लाइन लाइन ही दिखेगी ना उसके अंदर, जैसे यहाँ पे दिख रही है। तो ध्यान रखना है मस्कुलरिस वाली लेयर है बेटा उसका जो आउटर लेयर है वो तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और जो इनर है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर वाली लेयर होती है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा, ये बीच में ल्यूमन है। जो म्यूकोसा आप देख रहे हो बेटा, म्यूकोसा में क्या बने हुए, फोल्ड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, फोल्ड्स बने हुए हैं। ये जो आपका म्यूकोसा वाली लेयर है हर एक जगह पे अलग अलग होगी। अगर हम बात करते हैं स्टमक की तो यहाँ पे जो म्यूकोसल फोल्ड बने उनको बोलते हैं रगे। क्या बोलते हैं बेटा, रगे या रगी, RUGAE। ठीक है, RUGAE। अगर हम इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहाँ पे विली बनेंगी। तो इस तरह से म्यूकोसा की थोड़ी मॉडिफिकेशन होती जाएंगी, अलग अलग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, लेकिन है वो म्यूकोसा वाली लेयर ही। और मोस्टली जो आपकी ग्लैंड्स होती है बेटा वो भी म्यूकोसा वाली लेयर में ही होती हैं, सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड को छोड़ के जो सब म्यूकोसा लेयर में होती हैं। तो ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में रखते हुए चलना है, खासकर म्यूकोसा वाला रीजन। ठीक है बेटा, कहाँ थे हम। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो म्यूकोसा फोल्ड है वहाँ पे क्या बेटा, रगे प्रेजेंट हैं। और ये रगे खासकर एम्प्टी स्टमक में काम करेंगी, क्योंकि मतलब कि जब हमारे अंदर खाना आएगा ना स्टमक के अंदर तब जाके बाकी चीज़ें स्टार्ट होंगी, वरना ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी रगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ पे कौन कौन सी सेल्स हैं वो हम डिटेल में करनी है हमें। सबसे पहले गोबलेट सेल्स हैं, ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड। बाकी सारी की सारी ग्लैंड बेटा कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं, सिर्फ यही है यूनिसेलुलर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी, गोबलेट सेल्स। क्या करती हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। म्यूकस आपको पता ही है हमारे स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, फिर आप तक HCl रिलीज होगा, बाद में भी बताएंगे हम। ऑक्जिंटिक सेल या पैराइटल सेल, वही HCl वाली आ गई। ऑक्जिंटिक सेल या पैराइटल सेल ये क्या करती है बेटा, HCl सीक्रेट करती हैं। HCl का क्या क्या काम है, पहली बात तो जो हार्मफुल जर्म्स होंगे उनको मारेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स, और एंजाइम्स को एक्टिव भी करेगा, जैसे कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा जो आपके फेरिक आयंस हैं उनको फेरस आयन में भी कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है ये ऑक्जेंटिक सेल, क्या करती हैं, सीक्रेट कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो क्या करते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। थर्ड जो सेल है वो आपके पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल्स, दे सीक्रेट पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। 3 आपको याद रखने हैं बेटा, क्या है, पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है पहले, ठीक है, एंजाइम पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है।
उसके बाद इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे बेटा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा आपको पता है 6 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत लंबी है। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि डायमीटर कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। कई बार क्वेश्चन भी आता है बेटा कि अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की और कार्निवोर्स की तो किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे हर्बीवोर्स की लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं बेटा, घास फूस खाते हैं। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है तो उसके लंबा वो चाहिए, पाथवे चाहिए। लेकिन जो कार्निवोरस है सीधा प्रोटीन खाते हैं तो उनको इतना लंबा डाइजेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोटीन का डाइजेशन आराम से हो सकता है। इसलिए कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है बेटा। हमारे अंदर भी अच्छी खासी है 6 मीटर, क्योंकि हम घास फूस भी खा लेते हैं, मतलब दोनों तरह के ओमनीवोरस हैं हम, एक तरह से डबल कंज्यूमर्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहले वाले पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, छोटा सा है, सी शेप होता है। कैसा होता है बेटा, सी शेप, कहाँ गया, सी शेप होता है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है बेटा इसी के अंदर आके खुलेगी, मतलब कि लीवर से बाइल जूस आ जाएगा इसके अंदर, बाद में बताऊंगी दोबारा से। पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस आ जाएगा, इसके अंदर खुल जाएगा। एक और बात क्या ध्यान रखनी है, ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, अभी मैंने आपको बताया था सब म्यूकोसा वाले रीजन में होंगी। बाकी सारी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, म्यूकोसा वाले रीजन में, लेकिन ये कहाँ पे बेटा, ब्रूनर वाली सब म्यूकोसा। करती क्या है ब्रूनर ग्लैंड, सीक्रेट करते हैं बाइकार्बोनेट आयन को, ठीक है बेटा। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये कहाँ पे होते हैं बेटा, आपकी इंटेस्टाइन में ही होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून है, मतलब अभी आगे बताऊंगी आपको क्रिप्स क्या होता है, वीराई वाला स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे। ये एक तरह से इंटेस्टाइनल ग्लैंड का ही काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होती है, एंटेरोसाइट्स होती हैं। इंटेस्टाइनल जूस निकलता है यहाँ से, उसको एक फैंसी सा नाम दे रखा है हमने, सक्कस एंटेरिकस। एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइन, सक्कस मतलब जूस, इंटेस्टाइन का जूस। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। टेबल बेटा नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बाद में ऐसे ही करा दिया था, टेबल नहीं करनी है आपको, ठीक है। पहले मैं टेबल की फॉर्म में सोच रही थी कि टेबल सेंड कर दूँगी, लेकिन अब मैंने डिटेल में ही करा दिया। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट पढ़ेंगे हम, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम एक ब्लाइंड सैक है, उसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में खुलता है, मैंने आपको बताया था। कोलन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और रेक्टम में जो फीकल मटेरियल है बेटा उसका क्या होगा, स्टोरेज होगा कुछ टाइम के लिए, ताकि वो बाद में एनएस के थ्रू बाहर निकल सके। उसके बाद है बेटा एनएस। एनएस से क्या होगा, ईजेशन होगा, जो भी आपका वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा हो रखा था ना रेक्टम में, उसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे एनएस के थ्रू, ठीक है। तो एनएस क्या है, टर्मिनल पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। एनएस में भी स्फिंक्टर होते हैं, मतलब एनल स्फिंक्टर उसको बोलते हैं। उसका इंटरनल पार्ट जो होता है वो इनवोलेंट्री काम करता है, और जो उसका एक्सटर्नल पार्ट है वो लेंट्री काम करता है। आपको पता है इनवोलेंट्री जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, इंटरनल वाला, ठीक है। अंदर से प्रेशर हमें जो आता है सुबह सुबह वो तो इनवोलेंट्री है, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर पाते, क्योंकि वो एक्सटर्नल वाला जो उसका जो वाल्व है, जो स्फिंक्टर है, वो हमारा वोलेंट्री हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसलिए हम कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। छोटे बच्चों में ऐसा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उनका हो जाता है ऐसे ही। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। लीवर दिखा रखा है, पैनक्रियास दिखा रखा है, और आपका ड्यूडेनम दिखा रखा है। देखो बेटा लीवर के बारे में आपको पढ़ाऊँगी मैं, हाँ ये रहा देखो। लीवर क्या आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब 1.2 से 1.5 के जिसका वेट होता है। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा, हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटोसाइट नहीं बोलोगे, क्या है बेटा, हेपेटिक लोब्यूल्स। और जो ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं बेटा, इनके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, और ये सिर्फ मैमेलियन लीवर में ही प्रेजेंट होता है। हद होगी भैया आज तो। जो बेटा ग्लीसन्स कैप्सूल है, हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, हेपेटिक सेल्स हैं बेटा, ये बाइल प्रोड्यूस करती हैं। बाइल जो होता है इसकी पीएच 7 से 8 के बीच में होता है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, 7 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। लेकिन कई बार ये 7.8 तक चला जाता है, इसलिए हमने 7 के 8 के बीच में इसको रखा है। बाइल में होता क्या है बेटा, बाइल सोल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। बाइल करता क्या है बेटा, इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। लाइपेज एंजाइम आगे हम पढ़ेंगे बेटा। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट पे काम करता है, उसको तोड़ता है, लेकिन वो बेटा उसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, तो ट्राइग्लिसराइड होते हैं बड़े बड़े, तो उनको देख के लाइपेज डर जाता है। लाइपेज छोटा बच्चा है, वो डर जाएगा, तो बाइल बोलेगा भाई मेरे अंदर कोई एंजाइम तो है नहीं, वैसे तो मैं डाइजेशन कर नहीं रहा, लेकिन मैं तेरा इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर दूंगा। तो क्या कर देगा बेटा, फैट्स की इमल्सिफिकेशन कर देगा, मतलब बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे लोब्यूल्स में तोड़ देगा, ताकि लाइपेज उस पर काम कर सके, ठीक है। तो ये काम है बाइल का, इमल्सिफिकेशन करेगा। इसके अलावा एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करेगा, ताकि आपके पैनक्रियाटिक जूस वाले एंजाइम काम कर सकें, क्योंकि गैस्ट्रिक एंजाइम को तो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं बेटा उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है एक्शन करने के लिए। इसलिए बाइल क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करेगा। तो लीवर में बाइल जूस बन रहा है बेटा,
तो यहाँ से हेपेटिक डक्ट निकलेंगी जो बाइल जूस लेके आएंगी, एक आपकी लेफ्ट लोब से लेके आएंगे, एक आपकी राइट लोब से ले, क्योंकि लीवर की 2 लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब, दोनों लोब से हेपेटिक डक्ट निकल के आएंगी। फिर यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है गोल ब्लैडर, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपका बाइल स्टोर होता है, ठीक है। जहाँ पे भी ब्लैडर वर्ड आ जाए ना बेटा, समझ जाना वहाँ पे किसी चीज़ का स्टोरेज हो रहा है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है बेटा, आपका बाइल। गोल ब्लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्त की थैली, ठीक है, अब याद रहेगा आपको। तो गोल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर होता है। आपका बाइल डायरेक्ट आपका हेपेटिक डक्ट से भी आ सकता है और गोल ब्लैडर से भी आ सकता है। अब गोल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है बेटा, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और जो आपकी लीवर की लोब्स में से उनको क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा, यहाँ इस वाले पोर्शन में जाएंगे जिसको हम बाइल डक्ट बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे इसको, कॉमन बाइल डक्ट। लीवर की लोब से आई हेपेटिक डक्ट, गोल ब्लैडर से आई सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन डक्ट बना ली, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और इसका जो स्फिंक्टर होता है बेटा, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। जहाँ पे भी ऐसे रेगुलेशन करना होगा ना भाई, कई जैसे कि जब खाना आएगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तभी तो खुलेगी ना ये वाल्व, तभी तो खुलेगा स्फिंक्टर, तभी जूस जा सके, वरना तो ऐसे जूस जाता ही रहेगा, मतलब बाइल जाता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या बेटा, स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉमन बाइल डक्ट की एंट्री पे, जहाँ पे वो खुल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जाके बेटा पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके मिलेंगे। पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है बेटा, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें मतलब पैनक्रियाज वाली डक्ट भी है और लीवर की बाइल डक्ट भी है, दोनों मिलकर एक कॉमन रास्ता बना रहे हैं। देखो लीवर था, एक पैनक्रियाज था, दोनों को ड्यूडेनम के घर जाना है, ठीक है। कोई भी बच्चा, एक राजू है एक काजू है, दोनों को क्या करना है, बादाम के घर जाना है, ठीक है, कुछ भी ना याद रख लो। लेकिन दोनों शर्मा रहे हैं अभी, कैसे जाएं, दोनों मिलके चलते हैं। तो दोनों के दोनों कॉमन रास्ता बनाएंगे जिसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, फिर जाके ड्यूडेनम में खुलेंगे। और बेटा जहाँ पे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग से आ जाती है, एम्पुला वाला पार्ट उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुला ऑफ वेटर। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है बेटा। जहाँ पे वो ड्यूडेनम में खुलेगा ना, उससे पहले भी एक दरवाजा है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जाके क्या हो जाएंगे बेटा, ड्यूडेनम में खुल जाएंगे और अपना सिक्रीशन ड्यूडेनम में डाल देंगे। पैनक्रियाज से आएगा पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से आएगा बाइल जूस, दोनों की दोनों चीज़ें ड्यूडेनम में डल जाएंगी। ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन में अब इसकी हेल्प कराएंगी। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में सारा पढ़ ही लेते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, सलाइवा निकलता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया, नहीं शायद यहाँ पे बता रखा है। स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होती है बेटा। कितनी होती हैं, 3 पेयर, मतलब 6 होती हैं। 2 पैरोटिड, 2 सबलिंगुअल और 2 आपकी सब मैंडुलरी या सब मैगजिलरी, एक ही नाम है, ठीक है। पैरोटिड जो चिक्स वाले रीजन में है बेटा, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे है, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैगजुलरी जो लोअर जा में प्रेजेंट होती है। यहाँ से सलाइवा निकलता है, इसकी pH 6.8 के अराउंड होती है, ठीक है। तो सलाइवा में क्या क्या होगा बेटा, लाइसोजाइम होगा जो एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है, एंटी बैक्टीरिया को मार देता है। टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है, आंसू में भी। उसके अलावा क्या होता है, सलाइवा में बेटा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जो क्या उसको टाइलिन भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या करेगा, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा। लीवर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज क्या बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसका कुछ पोर्शन तो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है और इसका कुछ पोर्शन एंडोक्राइन की तरह काम करता है। एंडोक्राइन मतलब जहाँ पे हार्मोन रिलीज होंगे उसको एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। एक्सोक्राइन जहाँ पे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है। एंडोक्राइन में बेटा जो पोर्शन है बेटा, मतलब कि बहुत ही कम पोर्शन होता है एंडोक्राइन वाला, लेकिन है फिर भी, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें 3-4 टाइप की सेल होती है, जैसे कि अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है जब भी कम हो रखा हो ग्लूकोज का लेवल। बीटा सेल्स जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। फिर आपकी डेल्टा सेल्स होती हैं जो सोमेटोस्टेनिन रिलीज करती हैं। सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है, अल्फा और बीटा सेल के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद है एफ सेल्स जो क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती हैं। ये क्या करता है, सप्रेस करता है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेगुलेशन भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो सोमेटोस्टेनिन क्या कर रहा है बेटा, रेगुलेशन कर रहा है कि अल्फा बीटा सेल से कब कब सिक्रीशन निकलना चाहिए। और इसके अलावा जो एफ सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज कर रही हैं जो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा। जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो एफ सेल क्या करेंगी, इसके सिक्रीशन को रोक देंगी। डाइजेशन पढ़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया था, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, टाइलिन एंजाइम जो क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में भी
अरे स्टमक में भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, 2 ग्लूकोज बनेंगे। आइसोमाल्टोज को तोड़ेगा आइसोमाल्टेज, 2 ग्लूकोज बनेंगे। सुक्रोज को तोड़ेगा, एक रह गया ना, सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, नहीं हो गए, 3 हो गए, ठीक है। सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकलेगा, अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था ना, वही चीज़ें हैं ये। लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज निकलेगा, ठीक है बेटा। डाइसैकेराइड टूट रहे हैं, मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, ताकि क्योंकि मोनोसैकेराइड ही आपके ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। छोटा साइज करना है हमें इनका। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, माउथ में कुछ नहीं होगा, ईसोफेगस में कुछ नहीं होगा, ईसोफेगस में तो किसी का भी डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में होगा बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से, देखो पेप्सिनोजन पहले एचसीएल के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में था। जब भी किसी के पीछे जन लगा हो, आगे प्रो लगा हो, तो समझ जाना इनएक्टिव फॉर्म है। पीछे जन लगा हो, आगे प्रो लगा हो, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। उनको एक्टिव में करने के लिए जन और प्रो हटाना पड़ेगा। तो एचसीएल क्या कर रहा है, इसका जन हटा रहा है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स पे काम करेगा, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। किस में तोड़ देगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस में। प्रो रेनिन को भी एक्टिव करना है एचसीएल से, तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेनिन किस पे काम करता है बेटा, कैजिन प्रोटीन पे, जो मिल्क सोल्यूबल प्रोटीन होता है, जैसे कि मदर के मिल्क में भी होता है ये कैजिन प्रोटीन, छोटे बच्चों में भी होता है ज़्यादातर। तो ये रेनिन को क्या छोटे बच्चों में ही काम करता है, ये कैजिन वाला ध्यान रखना है। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो मदर मिल्क पे फीड करते हैं, उनमें काम करता है कैजिन, ये रेनिन एंजाइम, ठीक है। क्या करेगा, कैजिन को पैरा कैजिन में कन्वर्ट करेगा, फिर वो कैल्शियम सॉल्ट्स की हेल्प से कैल्शियम पैरा कैजिनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको फिर पेप्सिन दोबारा तोड़ देगा, किस में, वही पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस में, ठीक है। आखिर में पेप्सिन ने ही काम करना है इस पर भी। उसके बाद बेटा थोड़ा बीच बीच में कुछ टर्म जो रह जाते हैं वो आपको डिस्कस करा रही हूँ। काइम किसको बोलते हैं बेटा, थिक एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है स्टमक के अंदर, उसको हम फूड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, काइम। तो कई बार काइम से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा, इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम आ गया, ड्यूडेनम वाले पार्ट में ट्रिप्सिन आ गया, ठीक है। पहले वो क्या होगा, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होगा। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज और एल्कलाइन मीडियम चाहिए ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए। एंटेरोकाइनेज तो आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जो आपका ट्रिप्सिनोजन आया है वो कहाँ से आया बेटा, पैनक्रेटिक जूस से आया है। अब जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस बने थे ना वहाँ पे, उसको ट्रिप्सिन तोड़ देगा पेप्टाइड्स में। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ होती है काइमोट्रिप्सिनोजन, उसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, इसको भी एक्टिव कर देगा। और अब ये जो काइमोट्रिप्सिन बन गया, ये भी सेम काम कर रहा है ट्रिप्सिन की तरह ही, लेकिन क्या हो रहा है, जल्दी काम हो जाएगा। एक तो अकेला ट्रिप्सिन काम कर रहा था, अब दूसरा भी आ गया, ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिन को भी ले आया। वो कल चल भाई तू भी मेरी हेल्प कर, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। ये भी पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस को पेप्टाइड्स में तोड़ेंगे। फिर एक और एंजाइम, एक और है इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, कौन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसको भी ट्रिप्सिन एक्टिव कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बना देगा, ठीक है। इसके अलावा अब कौन से एंजाइम आए आपके, एमिनोपेप्टिडेज और डाईपेप्टिडेज, ये क्या करेंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, डाईपेप्टाइड हैं, पॉलीपेप्टाइड, उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे भी सबसे छोटी यूनिट आ चुकी है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन भी हो चुका है। डाइजेशन ऑफ फैट, देखो बेटा बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं ट्राइग्लिसराइड के, उसको पहले बाइल क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा, ताकि उस पर पैनक्रेटिक लाइपेज काम कर सके, ठीक है। वैसे गैस्ट्रिक लाइपेज भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा करता है। पैनक्रेटिक लाइपेज को हम स्ट्रिप्सिन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पैनक्रेटिक लाइपेज को हम स्ट्रिप्सिन भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या आते हैं बेटा, डीएनए आरएनए। तो पैनक्रेटिक जूस में 2 न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ध्यान रखना ये भी बेटा आपको। पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम थे और इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से थे। तो पैनक्रेटिक जूस में 2 ही है न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम, एक आपका राइबोन्यूक्लियेज मतलब आरएनए जिसको बोल सकते हो, आरएनए को तोड़ने वाला, और आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज मतलब डीएनए जो डीएनए को तोड़ेगा। इंटेस्टाइनल जूस में 3 है बेटा, न्यूक्लियेजेस, फोस्फेटेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। देखो डीएनए को तोड़, हम आरएनए का नहीं पढ़ रहे, डीएनए का ही बता रही हूँ आपको, सेम ही होगा उसका भी। डीएनए को तोड़ेगा, डीएनएज क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना बेटा, तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। डीएनए को तोड़ोगे तो न्यूक्लियोटाइड निकलेंगे, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ोगे तो न्यूक्लियोसाइड निकलेंगे, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ोगे तो हाँ शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस निकलेगा। न्यूक्लियोटाइड पे काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, क्या निकलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स, और साथ में फॉस्फेट भी निकलेगा। अब न्यूक्लियोसाइड को कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। देखो बिल्कुल आसान है बेटा, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज, बहुत आसान है। तो इससे क्या निकलेंगे, नाइट्रोजनस बेस निकलेंगे, प्यूरिन पायरिमिडिन, जो भी आपके एडेनिन ग्वानिन वगैरह, ठीक है। साथ में पेंटोज शुगर निकलेगी। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेज पे न्यूक्लियोटाइड्स पे आपका फॉस्फेटेज भी काम करेगा, ताकि आपका फॉस्फेरिक एसिड भी निकल सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सारे चीज़ों का डाइजेशन, प्रोटीन का हो गया, फैट का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन आपको पता ही बेटा विली में जाके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके विली का स्ट्रक्चर भी। लेकिन कैसे कैसे होगा, ग्लूकोज का होता है बेटा मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और सिम्पोर्ट के थ्रू होगा, ठीक है।
फ्रक्टोज का होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, वाटर का होता है एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस से। एमिनो एसिड का दो तरीके से होता है, अगर आपके एल एमिनो एसिड है लीवो रोटेटरी वाले तो उनका होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, अगर डी एमिनो एसिड है डेक्सो रोटेटरी वाले तो वो सिंपली डिफ्यूजन से आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फैट का थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है बेटा, सीधा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, पहले वो मिसेल बनाएगा। क्या बनाएगा? मिसेल, फैटी एसिड और बाइल सोल्ट, क्योंकि इमल्सिफिकेशन करना है ना बेटा उसका। तो जब भी आपके बाइल सोल्ट मिल जाएंगे फैट के अंदर तो क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको मिसेल बोलते हैं बेटा। जैसे हम कपड़े धोने वाला जब पढ़ते रहे सैपोनिफिकेशन, मतलब कि कैसे साबुन काम करती है ना, आपका केमिस्ट्री में आता है, तो वहाँ पे भी मिसेल बनता है। तो वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, बस यहाँ पे बाइल सोल्ट है। वहाँ पे क्या होता था, वो जो क्या था आपके सोप के मॉलिक्यूल थे ना, कुछ ऐसे तरह से वो ऑयल को ऐसे घेर लेते थे, मिसेल जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे। मतलब ध्यान है ना आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब तो ध्यान आ गया होगा, इसको मिसेल बोलते हैं। तो क्या होगा बेटा, अब ये जो मिसेल्स हैं आपके, ये क्या करेंगे? एंटेरोसाइट में चले जाएंगे बाय पिनोसाइटोसिस, वहाँ पे जाके फिर से इनका मॉडिफिकेशन होगा। क्या बनेंगे? काइलोमाइक्रोन्स। क्या बनेंगे बेटा? काइलोमाइक्रोन्स। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है ये आपके लिम्फ कैपिलरी, जिनको हम लैक्टिल्स बोलते हैं, अभी आपको बताऊंगी लैक्टिल्स के बारे में भी, वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा के ही क्या है ये फोल्डिंग्स एक तरह से, जिनको हम विली बोलते हैं। विली के अंदर रिच ब्लड सप्लाई है, और इसके अलावा विली क्या करते हैं बेटा? सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके। ये हम 10th में पढ़ चुके हैं सारा, इसलिए मैं फटाफट करा रही हूँ। तो देखो क्या, ये देख लो विली का स्ट्रक्चर। विली में सबसे पहले क्या बेटा? एपिथेलियल सेल आपकी। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको दिख रही है ये मोटी जो है, ये आपकी लैक्टिल लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ वेसल है, जहाँ पे आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है, मिसेल का या काइलोमाइक्रोन्स का। ठीक है, उसके बाद आपके देखो यहाँ पे आर्ट्रियोल आ रही है एक, यहाँ पे आपकी विन्यूल आ रही है। आपको पता है आर्ट्रियोल और विन्यूल जहाँ पे जाके फिर से पतली पतली ब्रांचेज बनाएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी बोलेंगे। ये आपको पता है ना बेटा। देखो आर्टरी और विन को कनेक्ट कौन करती हैं? कहाँ गया? ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वीन है, इनको आपस में कनेक्ट कौन करेगा? आपकी कैपिलरी है। लेकिन पहले क्या होगा? और भी छोटी ब्रांचेस बनेगी, इसको आर्ट्रियोल बोलेंगे, इसको विन्यूल बोलेंगे। अब जहाँ पे इनका कनेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ से आर्ट्रियोल आ रही थी, यहाँ से आपकी विन्यूल आ रही थी, दोनों मिलकर क्या कर रही हैं बेटा? एक्सचेंज कर रही हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? कैपिलरी। एक तरफ आप रेड से दिखा देना बेटा, एक तरफ आप ब्लू से दिखा देना, आपको क्लियर हो जाए कि ये आपका आर्ट्रियोल वाला पोर्शन है और ये आपका विन्यूल वाला पोर्शन है जो आपका कैपिलरी बना रहा है। ठीक है, आसान है। अब देखो ये जो आपकी एपिथेलियल लेयर थी, मतलब कि आपकी एपिथेलियल वाली लेयर ही थोड़ा अंदर तक जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्स बोलते हैं। बता दूँ ना आपको, क्रिप्स ऑफ लिबरकून, जहाँ से आपका इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा। इनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर एंटेरोसाइट्स होती हैं। ठीक है, अभी पढ़ा था ना हमने, कहाँ गया? अभी हाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून, इनके अंदर म्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं और एंटेरोसाइट्स होती हैं, यहीं से आपका सक्कस एंटेरिकस निकलता है। तो यही वाली जो सेल्स आपके एपिथेलियल सेल्स, म्यूकोसा वाली सेल, यही क्या कर रही है बेटा? आपका यहाँ पे क्रिप्स बना रही है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ के अंदर बेटा जो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं बेटा, जैसे ही इसकी माउथ की जो म्यूकोसा वाली लाइनिंग है उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे या फिर लोअर साइड ऑफ टंग में आएंगे, तो वहाँ पे जो भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है वहाँ पे सीधा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हर पार्ट में होगा, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर का होगा, अल्कोहल का हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का मोस्टली यहीं पे होता है ना, एमिनो एसिड का, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का म्यूकोसा के अंदर चले जाएंगे, लिफ में चले जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का होगा, कुछ मिनरल्स का, कुछ ड्रग्स का होगा। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा? अब ये जो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई थी, अब ब्लड उनको क्या करेगा? सभी टिश्यूज़ में पहुंचा देगा। जो भी टिश्यूज़ को काम करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, स्टोर करना है, जो भी काम करना है उसके लिए यूटिलाइज कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो हमें सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। सबसे पहले इंजेक्शन होता है हमारे अंदर, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और फिर एनएस के थ्रू ईजेशन हो जाता है। डिसऑर्डर बेटा ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान से है। हमारी जो इंटेस्टाइन है
उसके ट्रैक्ट में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। कई बार हमारे अंदर कीड़े चले जाते हैं, कीड़े मतलब कि वही फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स, जैसे कि टीनिया चला गया, टेप वर्म चला गया, राउंड वर्म है, थ्रेड वर्म है, पिन वर्म है, हुक वर्म है, ये हमारे अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन करते हैं और कॉमन होते हैं बहुत सारे। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है बेटा, ठीक है। आपकी स्किन, आपके नाखून, आपका आइज़ येलो पड़नी हो जाती है, मतलब एक तरह का सिम्टम है, बीमारी नहीं है। जॉन्डिस क्या है बेटा, सिम्टम है। जब भी लीवर की कोई बीमारी होगी वहाँ पे लीवर का इन्फ्लेमेशन होगा और जॉन्डिस आपको सिम्टम की तरह दिखाई देगा। होता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बाइल पिगमेंट है, जैसे कि आपका बिल्लूबिन, बिल्लूवर्डिन, ये आपके जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। लीवर काम नहीं कर पा रहा तो उसको रिलीज़ नहीं कर पाएगा, यूरिया नहीं बना पाएगा, ठीक है बेटा। वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग आपको पता ही है, स्टमक के जो कंटेंट है बाहर निकल रहे हैं उसको बोल रहे हैं। ये होता है बेटा किसकी वजह से, वोमिट सेंटर इन मेडुला, ठीक है। नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग को नोजिया बोलते हैं। इसके अलावा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ये भी आप आराम से पढ़ सकते हो खुद से। उसके बाद चाइल किसको बोलते हैं, चाइल या काइल, जो भी आप बोलना चाहो। फुल्ली डाइजेस्टेड एंड एल्कलाइन फूड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो काइम किसको बोला था, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था स्टमक के अंदर और वो एसिडिक था, उसको हमने क्या बोला था, काइम। अब क्या हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट हो चुका है सारा का सारा डाइजेस्ट है, और वो क्या है, एल्कलाइन है, क्योंकि बाइल जूस आया था ना इसके अंदर, तो वो एल्कलाइन भी होगा, इसको बोलेंगे काइल। उसके बाद कुछ कुछ डिसऑर्डर हमारे जैसे कि माल न्यूट्रिशन से होते हैं। अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहे हो तो उससे भी कुछ कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। वैसे अब सारा का सारा रिवाइज कर लें बेटा, विटामिन वाला, आयरन वाला, सारा का सारा रिवाइज कर लेना। लेकिन यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम यही वाले कर रहे हैं जिनको हम बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। 2 डिसऑर्डर यहाँ पे आते हैं, क्वेशिरकोर और मेरास्मस। पढ़े हुए हमने 9th में भी है, 11th में भी पढ़े होंगे आपने 11th तो पढ़ ही रहे हैं हम। ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से, ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरीज दोनों से, ठीक है। ये कैसे होता है बेटा, जब मदर मिल्क छुड़वा दिया बच्चे का, ठीक है, और उसकी जगह पे क्या कर दिया, हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट आपने स्टार्ट कर दी। कुछ लोग ये सोचते हैं क्या मदर मिल्क में तो इसको पूरा नहीं पड़ रहा, ऐसे ही हम अपने आप ही कुछ अच्छे से खिलाएंगे, इसको मोटा तगड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। प्रोटीन भी तो चाहिए ना उसको, आप हाई कैलोरी तो दे रहे हो लेकिन प्रोटीन कम मिल रहा है तो इसको ये वाली डिजीज़ हो जाएगी। और 1 साल तक जब ये काम चलेगा तब इसको, ऐसे नहीं कि 2 दिन तक नहीं मिला तभी ये बीमार हो जाएगा, ऐसे नहीं, लंबे टाइम तक अगर चलेगी डेफिशिएंसी प्रोटीन की तब ये बीमारी होती है, ठीक है। आपके हाथ पैर, मतलब जिस बच्चे को ये बीमारी होगी, और खासकर बेटा 1 साल 1.5 साल के बच्चों में ही देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत ही पतले पतले हाथ पैर हो जाएंगे बच्चे के, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फैट बचा रहेगा, जैसे कि स्किन के नीचे, खासकर बेली वाले रीजन में। पेट तो मोटा मोटा होगा लेकिन हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले होंगे, ठीक है। रहेगी कहीं कहीं जगह पे, बोलते हैं। मैथ्स में क्या होगा बेटा, यहाँ पे बिल्कुल भी फैट बचेगी, मतलब थिनिंग पूरी ही, मतलब बिल्कुल भी फैट वाला रीजन नहीं बचेगा। जैसे क्या था, कुछ कुछ फैट हुआ था कि बेली वाले रीजन में, लिम्स बिल्कुल पतले हो चुके हैं, स्किन ड्राई, थिन, रिंकल्ड हो जाएगी स्किन, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये कब होता है बेटा, देखो पहले ही छोटा वाला बच्चा है, 6 महीने का, 1 साल का भी नहीं है, और आपका दूसरा बच्चा, मतलब आप दोबारा प्रेग्नेंट हो चुके हो या फिर आपका चाइल्ड बर्थ हो चुका है, तो आप दूसरे छोटे वाले बच्चे को फीड करा लो, उसका बेचारे का फीडिंग छूट गया है, वो बहुत छोटा है, तो ये होता है इसकी मेन वजह। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हम NCERT में कई बार वर्ड यूज़ करते हैं, डीग्लूटिशन। तो मतलब कि इसका मतलब ये होता है जो swallowing का जो हम काम कर रहे हैं प्रोसेस, जो स्वेलोइंग का, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डीग्लूटिशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नोट्स पूरे साथ साथ करते रहना। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही नोट्स टेपो, NCERT पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक है वो बुक पढ़ो, कंबाइन करके अपने नोट्स बना, वो बेटर होगा। मैं ये नहीं कह रही मेरे ही नोट्स टेप लो, आपकी मर्जी है, अगर आपको मेरे अच्छे लगते हैं तो मेरे वाले पढ़ सकते हो, लेकिन कंबाइन करके पढ़ो, NCERT भी पढ़ो और मेरे नोट्स भी पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बेटा।